Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 10th July 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first topic is about PM Modi in Namibia. This topic is important from our syllabus GS paper to international relations point of view. डिजास्टर मैनेजमेंट रिलेटेड भी कुछ एरियाज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो करंट कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। आपको पता है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 देशों को विजिट किया पिछले 8 दिनों में। अपने इस विजिट में वो जो लास्ट कंट्री वाज टू बी विजिटेड नामीबिया, वहां पहुंचे फ्रॉम ब्राजील, और इसके साथ ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू विजिट नामीबिया। नामीबिया की सरकार ने उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से भी कन्फर किया, और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 27 इंटरनेशनल ऑनर मिल चुके हैं सिंस ही बिकेम प्राइम मिनिस्टर इन 2014। तो ये रिफ्लेक्ट करता है इंडिया का ग्रोइंग सॉफ्ट पावर। कहीं सॉफ्ट पावर पे प्रश्न आ जाए मेंस में, तो वहां पे इस पॉइंट को भी आप लिख सकते हैं कि भारत का स्टेचर ग्लोबल ऑर्डर में बढ़ रहा है। 27 देशों ने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से कन्फर किया है, नवाजा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं। तो इस तरीके से आप सॉफ्ट पावर पे अपने पॉइंट्स लिख सकते हैं। ये उन 27 देशों का नाम है, बट सब रटने की जरूरत है नहीं। अभी तो हाल फिलहाल में जहां वो गए वहां पे ही उनको मिला है घाना में, त्रिनाद टोबैगो में, ब्राजील में, और अब नामीबिया में। जब वो नामीबिया पहुंचे तो जिन मामलों पे इंपॉर्टेंट डिसीजंस हुए हैं वो एक एक करके देखते हैं। यूपीआई लॉन्च इन नामीबिया। तो नामीबिया भी अब इस साल के अंत तक अपने देश में यूपीआई लॉन्च कर देगा, और उसके लिए एनपीसीआई जो भारत की एजेंसी है, आरबीआई ने जिसको लॉन्च किया है टू प्रमोट डिजिटलाइजेशन इन इंडिया, डिजिटल पेमेंट इन इंडिया, जिसने यूपीआई को लॉन्च किया है। तो एनपीसीआई ने बैंक ऑफ नामीबिया के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया इन ऑर्डर टू लॉन्च यूपीआई इन नामीबिया। आपको याद होगा यूपीएससी ने प्रीलिम्स में इस साल सवाल पूछा था कि किन किन देशों में यूपीआई लॉन्च हो चुका है। वहां पे कुछ ऑप्शंस थे, फ्रांस वगैरह, यूएई। तो इस तरीके से इन बातों का भी आपको ध्यान रखना है प्रीलिम्स में कि कहां कहां पे यूपीआई, किन किन देशों में भारत सरकार ने अब यूपीआई लॉन्च करवाया है। तो अब नामीबिया के अंदर भी यूपीआई लॉन्च हो चुका है, जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम है। उसके अलावा इंडिया एंड नामीबिया विल जॉइंटली ओपन एन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेंटर इन नामीबिया, जिससे वहां के ह्यूमन रिसोर्स को ट्रेन किया जा सकेगा। नामीबिया हैज ज्वाइंट इंडियाज इनिशिएटिव ऑफ ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, जहां पे दुनिया के कई सारे महत्वपूर्ण देश एक साथ आकर के बायोफ्यूल प्रोडक्शन को रैंप अप करने की कोशिश कर रहे हैं। ब्राजील उसमें ऑलरेडी था, और अब नामीबिया ने भी उसको ज्वाइन कर लिया है। साथ ही साथ नामीबिया ऑल्सो ज्वाइंट कोलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये दो इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स हैं इंटरनेशनल लेवल पे जो भारत लेकर के आया, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस एंड कोलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस तो हम हाल फिलहाल में देख ही चुके हैं न्यूज़पेपर एनालिसिस में, तो इसको आज डिटेल में नहीं देखेंगे कि व्हाट इट इज। आज हम लोग डिटेल में देखेंगे कि कोलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या, जिसको नामीबिया ने हाल फिलहाल में ज्वाइन किया है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नामीबिया के पार्लियामेंट को एड्रेस करते हुए थैंक्स कहा पूरे नामीबिया को और नामीबिया की सरकार को फॉर चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम इन इंडिया। भारत में जो चीताज लाए गए, जिनको मध्य प्रदेश के कूनो पालपुर नेशनल पार्क में रिलीज किया गया, वो चीताज अफ्रीका के 2 देशों से लाए गए, साउथ अफ्रीका एंड नामीबिया। तो उसके लिए भी उन्होंने थैंक्स कहा। तो मान लीजिए, वैसे तो सीधा सीधा इंडिया नामीबिया रिलेशंस पे प्रश्न आना नहीं चाहिए, लेकिन हाल फिलहाल में उन्होंने चूंकि नामीबिया विजिट किया है तो हो सकता है कि प्रश्न आ जाए इंडिया नामीबिया रिलेशंस पे। तो थोड़े बहुत तो पॉइंट्स आपके पास होने ही चाहिए टू मैनेज, राइट। तो आप लिख सकते हैं कंक्लूजन में कि नामीबिया ने भारत को हेल्प किया इन चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम। अब थोड़ी सी बात करते हैं कोलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, CDRI, नामीबिया ज्वाइंट इंडिया स्पैक्ट CDRI। तो क्या है CDRI? देखिए, CDRI नाम से जैसा आपको समझ आ रहा है कि ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डेवलप किया जाए, रोड या बिल्डिंग्स या रेलवे लाइन, कि अगर कोई डिजास्टर होता भी है, जैसे अर्थक्वेक होता भी है,
या फ्लड आता भी है तो उस केस में डैमेजेस कम से कम हो। देखिए, डिजास्टर मैनेजमेंट के फील्ड में एक इंटरनेशनल फ्रेमवर्क है जिसका नाम है सेंडाई फ्रेमवर्क। वहां पे एक स्टेटमेंट अग्री किया गया था बाय द मेंबर कंट्रीज कि एवरी $1 स्पेंट इन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन लीड्स टू गेन ऑफ $7। मतलब सरल भाषा में कहें तो ₹1 अगर आज खर्च किया जाए डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, अच्छी बिल्डिंग बनाने में, जो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग हो मान लीजिए, तो उसमें अगर आज ₹1 खर्च किया जाता तो फ्यूचर में वो ₹7 हमें बचा करके देगा। ये फायदा होता है डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का। रोड अगर अच्छी बनाई जाए जो अलग अलग तरीके के डिजास्टर को विथस्टैंड कर पाए, तो फ्यूचर में अगर आज वहां पे ₹1 खर्च हुआ है तो ₹7 फ्यूचर में वो बचा करके देगा। तो इसी आइडिया से गाइडेड होकर के ये एक इंटरनेशनल इनिशिएटिव या प्लेटफॉर्म लाया गया, CDRI, कोलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर। इस CDRI को लॉन्च किया गया साल 2019 में ऑन यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट एक्शन समिट इन न्यूयॉर्क। इसको प्रपोज किया था हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कि दुनिया के सारे देश एक साथ आए और एक ग्रुप बनाए, कोलिशन बनाए फॉर डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां पे देश आपस में बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करें कि कैसे डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए जा सकते हैं। तो प्रधानमंत्री जी के आइडिया के बेसिस पे इंटरनेशनल ग्रुपिंग बनी। अब इसको अफ्रीका का ये देश नामीबिया भी ज्वाइन कर चुका है। तो नामीबिया के ज्वाइन करने से पहले यहाँ पे 31 देश, 6 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड 2 प्राइवेट सेक्टर्स वेयर पार्ट ऑफ CDRI। नाउ नामीबिया हैज आल्सो ज्वाइंड इट। CDRI से संबंधित ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। मेंस में भी आपसे CDRI रिलेटेड प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें कि क्या है CDRI, उसके क्या बेनिफिट्स हैं। कुछ मैंने पॉइंट्स दे रखे हैं, बाकी जो डिस्कशन है उसके बेसिस पे आप आराम से इस आंसर को फ्रेम कर सकते हैं। इफ नीडेड, रीड द पॉइंट्स and then you can attempt this question. Next question is about food wastages in India. This topic is important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view. फूड रिलेटेड सवाल GS पेपर 2 गवर्नेंस में या फिर GS पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी में आ सकता है। आपको वहां पे फूड वेस्टेज रिलेटेड अगर क्वेश्चन रहे तो एक डेटा के साथ अपने आंसर की शुरुआत करनी है कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हिसाब से भारत में जितना भी फूड प्रोड्यूस होता है उसका 1/3 फूड वेस्ट हो जाता है, स्पॉइल हो जाता है। और फूड वेस्ट होने के पीछे या स्पॉइल होने के पीछे कारण क्या है? एक कारण है हमारे यहाँ पे हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशन। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशंस के कारण बैक्टीरियल एक्टिविटीज हमारे यहाँ पे बहुत हाई होते हैं, और जिस कारण से अगर खाने को थोड़े टाइम तक भी अगर ठीक से प्रिजर्व करके ना रखा जाए तो तुरंत खराब होने लगते हैं बिकॉज ऑफ हाई बैक्टीरियल एक्टिविटी। एंड उसके पीछे का कारण है हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशन। दूसरा कारण है पुअर स्टोरेज फैसिलिटी। हमारे यहाँ पे रेफ्रिजरेशन एंड स्टोरेज फैसिलिटी उतनी अच्छी है नहीं, और जिस कारण से फूड ग्रेन्स जो हैं उनका ठीक से जब स्टोरेज नहीं होता है तो वेस्टेज होता है। इसको कहा जाता है पोस्ट हार्वेस्ट वेस्टेज। तो इसी प्रॉब्लम से निपटने के लिए भारत सरकार ने एक मैसिव प्रोजेक्ट लाया है जिसका नाम है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड प्रोजेक्ट। इसके अंतर्गत 1 लाख करोड़ का फंड बनाया गया है जिसकी मदद से जो स्टार्टअप्स हैं जो एग्रीकल्चर के फील्ड में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहते हैं, जैसे रूरल एरिया में कोल्ड स्टोरेज वगैरह डेवलप करना चाहते हैं, तो उसको कंसेशनल रेट्स पे ऐसे स्टार्टअप्स को लोन दिया जाएगा इस फंड की मदद से। लोन मिलेगा थ्रू बैंक्स ही, ग्रामीण बैंक के थ्रू ही लोन मिलेगा मान लीजिए, लेकिन उन ग्रामीण बैंक्स को सपोर्ट देगा या उनको फंड अवेलेबल कराया जाएगा थ्रू दिस 1 लाख करोड़ फंड विच इज नोन एज एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। इसको हमने करंट अफेयर्स के रिवीजन में भी देखा था। तो एग्रीकल्चर रिलेटेड कभी प्रश्न आए तो आपको एक बात बतानी है कि रूरल एरियाज में एग्रीकल्चर संबंधित जो पोस्ट हार्वेस्ट होता है क्रॉप्स का, हार्वेस्ट के बाद यानी कटाई के बाद जो क्रॉप्स होते हैं उसको स्टोरेज की फैसिलिटी अभी तक हमारे देश में अच्छी नहीं है। बस उसी को स्ट्रेंथन करने के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लाया गया है 1 लाख करोड़ का। इससे क्रॉप या फूड वेस्टेज भी मिनिमाइज होगा। तीसरा कारण हमारे देश में 1/3 फूड वेस्ट होने के पीछे है बिग फैट वेडिंग्स। अ बिग फैट वेडिंग इज जस्ट अ टर्म टू हाईलाइट द ग्रैंड सेलिब्रेशंस दैट इज डन इन आवर कंट्री, जहां पे खाना अगर आने वाले 1000 लोग तो 3000 लोगों का खाना बनवाया जाता है।
फूड वेस्टेज को मैटर ऑफ प्राइड माना जाता है कि हमने देखिए इतना खाना बनवाया कि खाना वेस्ट हो गया, ऐसा कहने के लिए लोग खूब सारा खाना बनवाते हैं। तो ये सब एथिक्स में भी आपको लिखना पड़ सकता है, एथिक्स या ऐसे में भी आइडियाज का आपके इस्तेमाल कर सकते हैं। द बिग फैट वेडिंग्स एंड लैक ऑफ डीपर कॉन्शियसनेस अबाउट इम्पैक्ट ऑफ फूड वेस्टेज। फूड वेस्टेज से क्या क्या नुकसान होता है इसका भी अंदाजा नहीं होता लोगों को, इसी कारण से वो फूड को वेस्ट करते हैं। ये सब डाटा अगर आप याद कर पाए तो फूड वेस्टेज पे आप कोट कर सकते हैं कि 68.7 मिलियन टन्स ऑफ फूड इज वेस्टेड एनुअली, विच इज 1/3 ऑफ ऑल द फूड प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। इन सिंपल, वन पर्सन वेस्ट अबाउट 50 kg ऑफ फूड पर ईयर। अगर अमाउंट में बात की जाए तो 1.53 ट्रिलियन डॉलर वर्थ ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इज वेस्टेड एवरी ईयर पोस्ट हार्वेस्ट। और फूड वेस्टेज से नुकसान क्या क्या होता है? फूड वेस्टेज से नुकसान होता है कि हमारे देश में हंगर एंड माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम बढ़ती है। वैसे ही हमारे देश में हंगर माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम ज़्यादा है। इकोनॉमिक लॉसेस, माना जाता है कि 1% ऑफ जीडीपी इज डिप्लीटेड बिकॉज ऑफ फूड वेस्टेजेस। और फूड वेस्टेजेस जब होते हैं तो उसको हम लोग डंप कर देते हैं इन अनसाइंटिफिक मैनर, तो ड्रेनेज सिस्टम क्लॉग होता है, जिस कारण से शहरों में जब बारिश होती है तो पानी इकट्ठा होता है। इसको हम लोग कहते हैं आर्टिफिशियल फ्लडिंग या अर्बन फ्लडिंग। फूड वेस्टेजेस से डील करने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स लाए गए हैं? तो एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है IFSA, इंडियन फूड शेयरिंग अलायंस। दिस हैज बीन डेवलप्ड बाय फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उस ये IFSA का काम क्या होता है कि वो फूड कलेक्ट करता है। जहां पे भी फूड वेस्ट हो रहा है आप IFSA पे अपलोड कर सकते हैं कि यहाँ पे फूड वेस्ट हो रहा है, हमने ये सेलिब्रेशंस के लिए पार्टी के लिए इतना खाना बनवाया था, ये फूड वेस्ट हो रहा है। IFSA प्लेटफॉर्म वाले लोग आकर के वो फूड को कलेक्ट करके ले जाएंगे और उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करा देंगे टू द नीडी, या फिर रिसाइकल करा देंगे। अवेयरनेस डेवलप करने की जरूरत है। तो भारत सरकार ने सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को सजेस्ट किया है कि अपने स्कूल टेक्स्ट बुक में एक चैप्टर फूड वेस्टेज के प्रिवेंशन के ऊपर जरूर इंक्लूड करें। और साथ ही साथ फूड वेस्टेजेस हो करके सीधा उनको डंप ना किया जाए, क्योंकि अगर फूड वेस्टेजेस को हम सीधा सीधा डंप कर देते हैं तो उससे ग्रीन हाउस गैसेज निकलते हैं जो ग्लोबल वार्मिंग में भी कंट्रीब्यूट करेंगे। तो फूड वेस्टेजेस को डंप होने के बजाय फूड वेस्टेजेस से हम कोई फ्यूल डेवलप कर लें, इसके लिए लाया गया है PMG1 स्कीम। इट एम्स एट कन्वर्टिंग फूड वेस्टेजेज इनटू यूजेबल फ्यूल। तो असल में मैं बस इस टॉपिक, मेनली इस टॉपिक कारण मैंने ये पूरा टॉपिक लिया है। PMG1 स्कीम से संबंधित हम लोग एक मेंस क्वेश्चन करेंगे तो हमें और इसके बारे में समझ आ जाएगा। ये तो हो गया एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से संबंधित प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन, यहाँ जो हमने डिस्कस किया था इसको आप अटेम्प्ट करें। सवाल यूपीएससी मेंस में क्या आया था? डिस्कस सेवरल वेज इन विच ऑर्गेनिजम्स कैन हेल्प इन मीटिंग करंट फ्यूल शॉर्टेज। तो जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि एल्गी, बैक्टीरिया, यीस्ट, इनसे कैसे हम लोग फ्यूल जनरेट कर सकते हैं? तो बेसिकली हम बायोगैस बना सकते हैं बाय एनारोबिक डाइजेशन ऑफ वेस्टेजेस। गांव में जो ऑर्गेनिक वेस्टेजेज होते हैं कैटल्स वगैरह के, उसको हम लोग बायोडाइजेस्टर प्लांट में डाल सकते हैं। उसमें जो बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं उनके एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जब वो ऑर्गेनिक वेस्टेजेस डंप डिकम्पोज होते हैं तो इट लीड्स टू रिलीज ऑफ बायोगैस। बायोगैस कैन बी यूज्ड फॉर हीटिंग, कुकिंग, इलेक्ट्रिसिटी पर्पसेस, इन सब के लिए। तो इसी तरीके से बायो हाइड्रोजन, बायो एथेनॉल, बायो डीजल, बायो रेमिडिएशन, इन सब में इस्तेमाल होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, जो फ्यूल शॉर्टेजेस की प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक डील करने में मदद कर सकते हैं। कंक्लूजन में आपको लिखना है कि PMG1 स्कीम, इसमें ये जो जीव है, अब आपको समझ आ जाएगा, यहाँ पे जो जीव है वो इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। G1 स्कीम नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी जो भारत सरकार की है, इट मेनली एम्स एट यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू कन्वर्ट food या other organic wastages into fuel in order to deal with the fuel shortage problem. At the same time, they help in generating clean fuel sources. ठीक है, तो PMG1 स्कीम याद रखिएगा, मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से भी रिलेटेड प्रश्न आ सकता है। नेक्स्ट इज अबाउट एटॉमिक क्लॉक वर्सेस ऑप्टिकल क्लॉक। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले समझते हैं कि हमारे घरों में जो घड़ियां होती हैं, जो क्लॉक्स
वॉल क्लॉक वगैरह जो हमारे घर में होता है वो कैसे काम करता है, उसका जो एक एक सेकंड होता है वो कैसे मेजर होता है। तो इनको कहा जाता है बेसिकली, जो हमारे घरों में घड़ियां होती हैं उनको कहा जाता है क्वार्ट्ज क्लॉक। क्वार्ट्ज क्लॉक में क्वार्ट्ज क्रिस्टल लगा होता है, और क्वार्ट्ज क्रिस्टल में जब जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है तो वो क्वार्ट्ज क्रिस्टल वाइब्रेट करता है। ये सब कुछ बैकएंड में होता रहता है। क्वार्ट्ज क्रिस्टल वाइब्रेट करता है इन आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इस तरीके से वाइब्रेट करता है। और 32,768 32,768 टाइम्स व्हेन इट वाइब्रेट्स, तो उसको कहा जाता है वन टिक या 1 सेकेंड। तो उसके बाद जैसे ही ये इतने टाइम वाइब्रेट होगा, उसके बाद ये क्लॉक जो है 1 सेकेंड आगे बढ़ेगी, फिर इतने टाइम वाइब्रेट होगा तो 1 सेकेंड आगे बढ़ेगा। तो इस तरीके से काम करता है क्वार्ट्ज क्लॉक, जिसमें क्वार्ट्ज क्रिस्टल लगे होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी की मदद से वो वाइब्रेट करता है। उसकी वाइब्रेशन की फ्रिक्वेंसी होती है इतनी, और 32,768 वाइब्रेशंस के बाद एक टिक होता है 1 सेकेंड का। तो क्वार्ट्ज क्लॉक में तो 1 सेकेंड ऐसे मेजर होता है। बट ये उतना साइंटिफिक, या आप कह सकते हैं उतना प्रिसाइज नहीं है टाइम मेजरमेंट के लिए। इसीलिए कई सारी घड़ियां जो हैं और पीरियड ऑफ 3-4 ईयर्स आपको दिखेगा कि थोड़ा पीछे हो गई या थोड़ा आगे हो गई, क्योंकि वो उतना प्रिसाइज नहीं होती है। किसी में 32,765 वाइब्रेशंस ही है, किसी में 32,778 वाइब्रेशंस हो गया। कोई थोड़ा फास्ट होता है, कोई स्लो होता है, तो ओवर अ पीरियड ऑफ 2-3-4 ईयर्स आपको 2-3 मिनट का गैप देखने को मिल सकता है। क्वार्ट्ज क्लॉक्स आर नॉट दैट प्रिसाइज, लेकिन एटॉमिक क्लॉक्स इनसे ज्यादा प्रिसाइज होते हैं, बहुत ज्यादा प्रिसाइज होते हैं। उनमें क्या इस्तेमाल होता है 1 सेकेंड को मेजर करने के लिए? उसमें इस्तेमाल होता है सीजियम एटम। अब सीजियम एटम कैसा होता है कि उसमें एटम्स के अंदर क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अराउंड फिर होता है इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करता रहता है, और इलेक्ट्रॉन के अलग अलग एनर्जी स्टेट्स होते हैं, लोअर एनर्जी लेवल, हायर एनर्जी लेवल। तो इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के नजदीक रिवॉल्व करता है तो उसको कहा जाता है लोअर एनर्जी लेवल, उससे जब दूर रिवॉल्व करता है तो उसको कहा जाता है हायर एनर्जी लेवल। अब अलग अलग ऑर्बिटल लेवल होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट करता है अराउंड द न्यूक्लियस। अब लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाने के लिए इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी, या आप कह सकते हैं वेव के फॉर्म में एनर्जी चाहिए होती है, और जब वो उसको माइक्रोवेव में एनर्जी मिलती है, माइक्रोवेव के फॉर्म में एनर्जी मिलती है, तो ये इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में या हायर ऑर्बिटल लेवल में जंप कर जाता है। फिर वहां पे थोड़ी देर वो रहता है, फिर वो माइक्रोवेव्स इमिट करके वापस से हायर ऑर्बिटल लेवल से लोअर ऑर्बिटल लेवल पे आता रहता है। तो इस तरीके से सीजियम एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो लोअर से हायर, हायर से लोअर, लोअर से हायर, हायर से लोअर, इस तरीके से वो ऊपर नीचे जंप करता रहता है। और जो जितना जंप करता है, जितने टाइम में वो जंपिंग होती है, वो बिल्कुल फिक्स्ड है। बेसिकली दिस सीजियम एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है, इट जंप्स दिस मैनी टाइम पर सेकेंड, इतनी बार वो वाइब्रेट कर जाता है, लोअर से हायर, लोअर से हायर, लोअर से हायर, वो वाइब्रेट कर जाता है दिस मैनी टाइम्स। तो इसी के बेसिस पे 1 सेकेंड बनाया गया है इन एन एटॉमिक क्लॉक। तो मैं फिर से बता रहा हूं, एटॉमिक क्लॉक का इस्तेमाल किया जाता है पूरे दुनिया भर में, जहां पे बिल्कुल प्रिसाइज तरीके से 1 सेकेंड को डिफाइन किया गया और इस 1 सेकेंड को वहां पे बनाया गया है। इनको, एटॉमिक क्लॉक को उन सब चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जहां पे एकदम प्रिसाइज टाइमिंग की जरूरत है, जहां पे थोड़ा भी वेरिएशन से प्रॉब्लम्स हो सकता है। तो बेसिकली एटॉमिक क्लॉक इज यूज्ड फॉर जीपीएस, international timekeeping, it is used for scientific research, it is used for aviation purposes। atomic time clock, atomic time clock जो है वो इतनी बार वाइब्रेट होगा, यानी कि जो सीजियम एटम है उसमें लोअर से हायर, लोअर से हायर इतनी बार वाइब्रेशंस होता है एक इलेक्ट्रॉन का फॉर 1 सेकेंड। तो सीधी सी बात है कि 32,000 से ये फिगर कितना ज्यादा बड़ा है। 1 सेकेंड में अगर इतनी बार वाइब्रेट हो रहा है, मतलब यहाँ पे वेरिएशंस के चांसेस कम हैं। अब देखिए ना, 32,768 के जगह पे 32,778 हो जाए तो कितना परसेंट का चेंज होता है। यहाँ पे इतने में 777 के जगह 770 के जगह पे 772 भी हो गया किसी क्लॉक में,
तो भी वेरिएशन बहुत कम हो जाएगा। बेसिकली आपको अगर आप अगर जैसे एक हिंदी में कहावत है, मैं बस समझाने के लिए बता रहे हैं, जो काम सुई से हो सकता है वो तलवार से नहीं हो सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि सुई के अंदर प्रिसीजन ज्यादा है, क्योंकि उसकी साइज छोटी है, राइट? तो वहां पे ज्यादा प्रिसाइज तरीके से काम हो सकता है। तो यहाँ पे तलवार से रिलेट हो रहा है, ये इसका बड़ा है ओवरऑल फ्रीक्वेंसी आप कह सकते हैं। इसमें नंबर ऑफ वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा है, राइट? तो यहाँ पे एक दो ज्यादा भी हो जाए किसी एटॉमिक क्लॉक में, तो भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होने वाला है। तो बेसिकली दिस इज मोर सेंसिटिव, दिस इज मोर प्रिसाइज, बिकॉज यहाँ पे जो 1 सेकेंड को डिवाइड किया गया है वो इतने टाइम्स में डिवाइड किया गया, इतने ज्यादा वेरिएशन जो होंगे दैट विल लीड टू 1 सेकेंड। यहाँ पे सिर्फ 32,000 वेरिएशन विल लीड टू 1 सेकेंड। दैट इज वाई दिस इज मोर प्रिसाइज। और आज के टाइम में एटॉमिक क्लॉक का इस्तेमाल किया जाता है पूरे दुनिया भर में, जहां पे भी प्रिसाइज टाइम कीपिंग की जरूरत होती है। लेकिन अब एटॉमिक क्लॉक से भी बेहतर तरीके के क्लॉक आ रहे हैं, जिनको कहा जा रहा है ऑप्टिकल क्लॉक। ऑप्टिकल क्लॉक में बेसिक फिनोमिना वही है जो एटॉमिक क्लॉक का है, बस अंतर यह है कि एटॉमिक क्लॉक में सीजियम एटम का इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्टिकल क्लॉक में स्ट्रॉन्सियम एटम का इस्तेमाल किया जाता है। स्ट्रॉन्सियम एटम का न्यूक्लियस है, उसमें इलेक्ट्रॉन है, और उसका इलेक्ट्रॉन जो है वो भी हायर लोअर लेवल पे जंप करता रहता है। बट ये स्ट्रॉन्सियम एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो हायर लोअर लेवल पे जंप करता है 430 ट्रिलियन टाइम्स पर सेकेंड। ये इतना जल्दी 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 फ्लक्चुएट करता रहता हाइयर लोअर लेवल में कि इसको समझने के लिए, इसको मेजर करने के लिए एक लेजर लाइट बाहर से थ्रो करना पड़ता है टू मेजर द वेरिएशन। सो दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक क्लॉक एंड ऑप्टिकल क्लॉक। अगर सिमिलैरिटी देखी जाए तो दोनों में बेसिक आइडिया सेम है कि एक इलेक्ट्रॉन लोअर और हाइयर लेवल पे जो जंप करता रहता है वो 1 सेकेंड में कितनी बार जंप करता है उसके बेसिस पे 1 सेकेंड को डिफाइन किया गया है। बट एटॉमिक क्लॉक में यूज किया जाता है सीजियम एटम का, ऑप्टिकल क्लॉक में स्ट्रॉन्सियम का। और स्ट्रॉन्सियम में इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है पर सेकेंड, 430 ट्रिलियन पर सेकेंड, कि ये ज्यादा प्रिसाइज है। एंड दैट इज वाई ऑप्टिकल क्लॉक इज कंसिडर्ड टू बी मोर प्रिसाइज। इट इज यूज्ड फॉर सुपर स्पेसिफिक, सुपर प्रिसाइज टाइम कीपिंग। सो अगर मेन डिफरेंस देखा जाए एटॉमिक क्लॉक और ऑप्टिकल क्लॉक में, तो एटॉमिक क्लॉक यूजेस माइक्रोवेव। बेसिकली एटॉमिक क्लॉक में जब इलेक्ट्रॉन्स ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होते हैं तो माइक्रोवेव रिलीज होता है या इमिट होता है। जब लोअर लेवल से हायर लेवल पे जाते हैं तो माइक्रोवेव एब्जॉर्ब होगा, जब हायर लेवल से लोअर लेवल पे जाते हैं तो माइक्रोवेव इमिट होगा। जबकि ऑप्टिकल क्लॉक में विजिबल लाइट जो है वो इमिट होता है या एब्जॉर्ब होता है। पहली बात तो ये है। दूसरा ऑफ कोर्स एटॉमिक क्लॉक में यहाँ पे सीजियम होता है, यहाँ पे स्ट्रॉन्सियम होता है। और चूंकि ऑप्टिकल क्लॉक में एक टिक जो है, यानी कि 1 सेकेंड जो है, उसके बीच में इतना फ्लक्चुएशन है, $430 ट्रिलियन। सो ऑप्टिकल क्लॉक इज यूज फॉर मच मोर एक्यूरेट या प्रिसाइज टाइमिंग। अभी तक पूरे दुनिया भर में जो सबसे ज्यादा प्रिसाइज टाइमिंग के लिए जो क्लॉक इस्तेमाल किया जा रहा है वो है एटॉमिक क्लॉक। इनफैक्ट 1 सेकेंड को डिफाइन ही किया गया है एज पर एटॉमिक क्लॉक। करेंटली 1 सेकेंड क्या होता है, दैट इज किसी भी यूनिट ऑफ मेजरमेंट को डिफाइन करना पड़ेगा ना। तो 1 सेकेंड इज करेंटली डिफाइंड एज पर द सीजियम 133 एटॉमिक क्लॉक, कि इतने बार जो फ्लक्चुएशन होता है सीजियम के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में अपर हाइयर लेवल में, तो उसको 1 सेकेंड कहा जाता है। दैट इज द करंट डेफिनेशन। बट हमारे जो दुनिया भर के साइंटिस्ट हैं वो सेकेंड के डेफिनेशन को फर्दर अपग्रेड करना चाहते हैं, एंड दे वांट इट टू डिफाइन नॉट एज पर एटॉमिक क्लॉक बट एज पर ऑप्टिकल क्लॉक। ऑप्टिकल क्लॉक की मदद से वो 1 सेकेंड को डिफाइन करना चाहते हैं। दैट इज द गोल फॉर साइंटिस्ट दैट दे हैव established for themselves कि by 2030 they want to define 1 सेकेंड as per optical clock। और इसके लिए दुनिया भर में रिसर्च चल रहा है, कंपैरिजन चल रहा है अलग अलग तरीके का ऑप्टिकल क्लॉक का। और हो सकता है कि मोस्ट प्रोबेबली बाय 2030 दुनिया भर के साइंटिस्ट मिल करके और साइंटिफिक एजेंसीज मिल करके 1 सेकेंड का एक नया साइंटिफिक डेफिनेशन अडॉप्ट कर लें। दैट साइंटिफिक डेफिनेशन विल बी एज पर ऑप्टिकल क्लॉक बेस्ड ऑन स्ट्रॉन्सियम। कि स्ट्रॉन्सियम में एक इलेक्ट्रॉन इतनी बार जब फ्लक्चुएट करता है तो दैट इज एक्चुअली नोन एज 1 सेकेंड। करेंटली 1 सेकेंड इज डिफाइंड एज पर सीजियम एटॉमिक क्लॉक।
By 2030 there is a plan कि 1 second should be defined as per optical atomic clock. Optical clock, I'm so sorry, based on strontium. आई होप आपको डिस्कशन समझ आया होगा. इस डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम मेंस पर्सपेक्टिव. प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से भी छोटे छोटे पॉइंट्स यहाँ से हम निकालेंगे, देखते हैं. तो दिस टॉपिक इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जिस पेपर 5 असम इश्यूज पॉइंट ऑफ व्यू. वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है ऑन मैन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट इन असम, जिसमें उन्होंने बताया है कि 23 सालों में फ्रॉम ईयर 2000 टू 2023 1468 ह्यूमन लाइव्स हैव बीन लॉस्ट ड्यू टू मैन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट. और इस दौरान 626 एलिफेंट्स आल्सो हैव डाइड बिकॉज ऑफ एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स, मतलब ह्यूमन फैक्टर्स, इंसानों के कारण. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड मैन एंड एलिफेंट कन्फ्लिक्ट, व्हाई इट इज ऑन द राइज? डिफॉरेस्टेशन, जंगलों को काटते जा रहे हैं, वहां पे हम खुद बढ़ते सेटल होते जा रहे हैं, तो एलिफेंट्स तो हमारे घर में घुसेंगे ही. एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर इन अगेन फॉरेस्टेड एरियाज. Human settlement encroaching on elephant habitats, habitat fragmentation of elephants, disruption of elephant corridors. Elephant corridors होता क्या समझिए, देखिए एलिफेंट्स एक तो खुद बल्की होते हैं इंडिविजुअल लेवल पे देखा जाए तो, और दूसरा वो झुंड में रहना पसंद करते हैं. इसलिए जिस भी इकोसिस्टम में वो रहते हैं, जिस भी फॉरेस्ट एरिया में वो रहते हैं, उसके रिसोर्सेज को तुरंत खत्म कर जाते हैं, खा पी करके चपट कर जाते हैं. तो किसी भी एरिया में जहाँ रहता है एलिफेंट का एक झुंड, वहां पे बहुत लंबे समय तक नहीं रह सकता, तो फिर उस एरिया से उसको माइग्रेट करके दूसरे जगह जाना पड़ता है. फिर दूसरे बायोम्स में या दूसरे इकोसिस्टम में वो काफी टाइम तक रहेंगे, 1-2 महीना, फिर वहां पे भी खा पी करके सब खत्म कर जाएंगे, फिर तीसरे जगह जाएंगे. तो इस तरीके से एलिफेंट्स की अपनी कॉरिडोर होती है इस तरीके की, विच कनेक्ट्स वन फॉरेस्टेड एरिया विथ अदर फॉरेस्टेड एरिया. और कॉरिडोर्स का प्रिजर्वेशन बड़ा जरूरी है, तभी तो एलिफेंट्स एक जगह से दूसरे जगह जा पाएंगे और अपने आप को सर्वाइव करा पाएंगे. लेकिन आजकल चूंकि इतना फास्ट पेस इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग डेवलप कर रहे हैं, रोड वगैरह, रेलवे लाइन की, एलिफेंट कॉरिडोर्स जो है उसमें डिस्ट्रॉय हो रहे हैं. अब उस चक्कर के में एलिफेंट्स और ह्यूमंस का कन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है. रोड बना दोगे यहाँ से तो क्या होगा, एलिफेंट और ह्यूमन का कन्फ्लिक्ट होगा ही. रेलवे लाइन बिछा दोगे तो क्या होगा, एलिफेंट कन्फ्लिक्ट होगा ही ह्यूमन के साथ. अलग अलग तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर, ड्रेन्स, इलेक्ट्रिक वायर्स, इसके कारण कन्फ्लिक्ट भी हो रहा है, एलिफेंट्स की डेथ भी हो रही है. एलिफेंट्स की सबसे ज्यादा डेथ या फिर ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट असम के अंदर जिन 2 डिस्ट्रिक्ट्स में सबसे ज्यादा देखने को मिला है वो है नगांव एंड सोनितपुर वेस्ट. अब ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट को कर्ब करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, ये 5 पॉइंट्स याद रखिएगा. गज यात्रा इनिशिएटिव. तो गज यात्रा इनिशिएटिव्स की मदद से एलिफेंट कॉरिडोर्स को फ्री करने की कोशिश की जा रही है फ्रॉम ह्यूमन इंटरफेरेंस. ऐसा नहीं कि गज यात्रा इनिशिएटिव हैज बीन ब्रॉट ओनली फॉर असम, अलग अलग स्टेट्स के लिए भी है, बट असम के अंदर भी गज यात्रा इनिशिएटिव लाया जा रहा है टू मेक एलिफेंट कॉरिडोर्स फ्री फ्रॉम ह्यूमन इंटरफेरेंस. काजीरंगा के पास जो हमारा नेशनल हाईवे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नेशनल हाईवे नंबर 37, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं. ये शायद से नेशनल हाईवे नंबर 37 के ऊपर इस तरीके का एक प्रपोज्ड एलिवेटेड कॉरिडोर प्लान लाया जा रहा है, ताकि काजीरंगा वाले एरिया में जब भी फ्लड आए, हर साल फ्लड आता है उस एरिया में, तो ये जो एलिफेंट्स हैं या राइनोज हैं वो बेचारे वहां से निकल निकल करके सड़क पे आने लगते हैं, और वहां पे फिर कार्स के साथ या गाड़ियों, व्हीकल्स के साथ एक्सीडेंट के कारण उनकी डेथ होती है. तो वो ना हो, इस कारण से इस तरीके का एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जा रहा है, ताकि जानवर जो हैं वो बिना हाईवे पे आए हुए ही एक काजीरंगा नेशनल पार्क से निकल करके दूसरे हायर एरियाज में, कार्बी आंगलोंग वगैरह में जा पाए. सेंस रेडियो कॉलरिंग ऑफ एलिफेंट, जिससे एलिफेंट्स के मूवमेंट को ट्रैक किया जा सके, पहले ही वार्निंग मिल जाए, जिससे ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट को अवॉइड किया जा सके. सेंसिटाइजेशन ऑफ लोकल विलेजर्स. देखिए बहुत बार कैसा होता है कि फायर क्रैकर जला देते हैं एलिफेंट्स को भगाने के लिए. इससे क्या है कि एलिफेंट कई बार और एजिटेटेड हो जाता है और वो लोगों पे अटैक करने लगता है. तो ये सब नहीं करना है, उसके ऊपर केरोसिन तेल नहीं डालना. इन सब की सेंसिटाइजेशन की जा रही है विलेजर्स की. एंड एक और इनिशिएटिव लाया गया जिसका नाम है रीहैब इनिशिएटिव, रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक यूजिंग बीज, शॉर्ट में रीहैब. देखिए एलिफेंट्स को ना मधुमक्खियों से डर लगता है, तो इन बीज से डर लगता है. तो एलिफेंट्स का रेड को प्रिवेंट करने के लिए इन एग्रीकल्चरल क्रॉप एरिया, यहाँ पे एलिफेंट्स रेड ना करें, उसके लिए आजकल रीहैब प्रोजेक्ट्स के अंतर्गत 2 हनी बीज को ऐसे लगा दिया गया और उनको आपस में जोड़ दिया गया विथ हेल्प ऑफ थिन वायर, जो एलिफेंट्स को दिखेगा नहीं. मान लीजिए एलिफेंट आया इस क्रॉप में रेड करने के लिए, इस एग्रीकल्चर फील्ड में रेड करने के लिए, वो इस थ्रेड को तो ब्रेक कर ही देगा. जैसे ही थ्रेड ब्रेक होगा, ये बी हाइव्स में से
हनी बीज निकल आएंगी और वो निकल करके एलिफेंट्स को डराएंगी, काटेंगी, तो एलिफेंट्स भाग चलते हैं और वो क्रॉप्स को रेड नहीं करते। तो दैट इज द आइडिया अंडर रिहैब इनिशिएटिव, वेयर द आइडिया दैट एलिफेंट्स आर स्केयर्ड ऑफ हनी बीज, इस आइडिया को इस्तेमाल किया जाता है टू प्रिवेंट ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट। इस टॉपिक से सीधा सीधा रिलेटेड तो नहीं है, बट एलिफेंट्स के ऊपर ये प्रश्न आया था यूपीएससी में प्रीलिम्स में साल 2020 में। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, थोड़ा सा खुद गूगल वगैरह पे सर्च करके ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से जो प्रश्न था उसमें दूसरा स्टेटमेंट गलत है, इंडिया इज नॉट पार्ट ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। यहाँ पे भी अगेन दूसरा स्टेटमेंट गलत है, ग्रीन क्लाइमेट फंड से रिलेटेड। लेबर इंटेंसिव स्किल बेस्ड है, बट skill based industry generally focus on utilization of specialized knowledge and advanced technology and often require a small workforce. This statement is also correct. इसका जवाब होगा both. मैंने गलती से यहाँ A कर दिया है, ठीक है। इसका जवाब होगा both. Skill based industry generally focus on utilization of specialized knowledge. That is true. Answer would be C. यहाँ पे अगेन दूसरा स्टेटमेंट तो गलत है, कामरूप मेट्रो तो है नहीं टॉप 10 में। इनफैक्ट असम का कोई भी डिस्ट्रिक्ट टॉप 10 में नहीं है। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।